धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बहुत दिनों बाद कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज के बुलेटिन में 12 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। बहुत लोग फोन बजाते हैं, कहते हैं साहब कोर्ट बुलेटिन होता था, आप रखते ही नहीं हो, आपके अलावा कोई रखता ही नहीं है। तो मैं हमेशा यही कहता हूं, भाई ये तो धाकड़ खबर का इनिशिएटिव है, इसको तो आप हमेशा याद रखोगे। मैं खुद 3 अखबारों में काम कर चुका हूं। आपको अखबार के अंदर खेल का पेज मिल जाएगा, व्यापार जगत का पेज मिल जाएगा, फिल्मी पेज मिल जाएगा, विदेश का, देश का पेज मिल जाएगा, लेकिन आपको अदालतों से जुड़े हुए मामले का पेज अखबार में भी नहीं मिलेगा। और भोंपू मीडिया वो तो जानता ही नहीं है इन चीज़ों को, उसे तो सिर्फ नफरत फैलाना आता है। उसी काम का ठेका मिला है, उसी काम पर वो लगा हुआ है। तो क्या है आज के बुलेटिन की 12 खबरें, वो बताने से पहले छोटी सी अपील है जी आपसे। अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। बुलेटिन की पहली खबर एक दुख भरी घटना के साथ। नहीं रहे जस्टिस पीबी सावंत। पूरी न्यायिक जगत के अंदर एक दुख की लहर, एक शोक की लहर दौड़ गई है। अगर आप जस्टिस पीबी सावंत को नहीं जानते हैं तो गूगल करके समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस 90 साल की उम्र में महाराष्ट्र के पुणे में ली। कल उनका निधन हो गया और आज उनका अंतिम संस्कार हो गया। राजनीतिक दुनिया से जुड़े हुए लोग, सामाजिक दुनिया से जुड़े हुए लोग और इसके अलावा न्यायपालिका, न्यायिक दुनिया से जुड़े हुए लोग सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। अपनी रिटायरमेंट के बाद भी वो काफ़ी एक्टिव थे, पूरी तरह सक्रिय रहते थे। उन्होंने ही गुजरात दंगों की जांच की थी, जो न्यायिक आयोग बना था वो उसमें शामिल थे। और उन्होंने ही मुख्यमंत्री उस वक़्त के, यानी कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर गुजरात दंगों को लेकर सवाल खड़ा किया था। और वो अपनी बेबाकी और स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी रहे थे। 1989 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और बताया जा रहा है कि 1995 में उनका रिटायरमेंट हो गया था। उनके जाने से एक बहुत बड़ा नुकसान आज देश को है। शायद कोई और जस्टिस उनकी इस कमी को पूरा कर सके। हम कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलू किसी जस्टिस से बात करते हुए आपके सामने रखें। अभी फ़िलहाल चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा चलेगा। ये मुकदमा 15 मार्च से शुरू होगा। अगर आप नहीं जानते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है तो बता देते हैं आपको। 9 फरवरी 2016 का वक्त था जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU में नारेबाजी की गई। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उस तरीके के नारे वहाँ लगाए गए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस तरीके की बातें की गई। उसी के बाद एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। 3 साढ़े 3 साल तक इस मुकदमे की जांच चलती रही। फिर इसकी चार्जशीट दाखिल करने की बात आई तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार से इजाज़त लिए बगैर दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करने लगी। तो उसको कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि पहले सरकार से जाके परमिशन लेके आओ। सरकार ने परमिशन देने में थोड़ा वक्त गुजार दिया और उसके बाद दिल्ली चुनाव से ठीक पहले 27 फरवरी के आसपास जो है चुनाव इस चार्जशीट दाखिल करने की परमिशन दे दी। अब वो परमिशन दाखिल हो गई। अब खबर आ रही है कि कोर्ट से सम्मन जारी हो चुका है कन्हैया कुमार को, उमर खालिद को, अनिर्बान भट्टाचार्य को। लेकिन यही 3 लोग इस मामले में आरोपी नहीं हैं। इनके अलावा और भी लोग आरोपी हैं, जैसे मुजीब हुसैन, जैसे मुनीब हुसैन, जैसे आकिब, जैसे आप देख लीजिए उमर गुल, और इसके अलावा रईस रसूल और बशारत अली के अलावा खालिद बशीर जो भट्ट हैं वो भी इस मामले में आरोपी हैं। यानी कि ज़्यादातर लोग जो है वो कश्मीरी हैं। इन सबको इस मामले में आरोपी बनाया गया है। देखना दिलचस्प होगा जब ये ट्रायल शुरू होगा तो वहाँ अदालत के अंदर क्या होता है, क्या ये लोग दोषी ठहराए जाते हैं या बरी होकर आते हैं, क्योंकि इस मुकदमे पर देश ही नहीं पूरी दुनिया की नज़रें हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2-3 लाख करोड़ की होगी आपकी कंपनी, लोगों की निजता इससे भी कहीं ज़्यादा कीमती है। ये कहते हुए CJI ऐसे बोबड़े यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनील अरविंद बोबड़े की बेंच ने व्हाट्सएप कंपनी को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही नोटिस जारी कर दिया है व्हाट्सएप को, फेसबुक और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको याद ही होगा अभी जनवरी महीने में व्हाट्सएप ने अपनी निजता नीति यानी कि प्राइवेसी पॉलिसी, नई प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसके तहत उसने कहा कि व्हाट्सएप का डेटा वो फेसबुक से शेयर करेगा। इसके लिए आपको एग्रीड करना होगा। अगर आप एग्रीड नहीं करेंगे तो भी वो ऐसा करेगा, नहीं तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और कहा गया कि साहब ये व्हाट्सएप है, यूरोप के लिए अलग कानून रखता है,
प्राइवेसी पॉलिसी का, और भारतीयों के लिए अलग कानून रखता है प्राइवेसी पॉलिसी का, यानी कि इसकी नज़रों में भारतीयों की वो गरिमा, वो अहमियत नहीं है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी कंपनी 2-3 लाख करोड़ की होगी है, लेकिन लोगों की निजता जो है वो बहुत कीमती है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। देखते हैं क्या जवाब लेके व्हाट्सएप, फेसबुक और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन आपको याद ही होंगे, जिनको उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब देश के अंदर हाथरस कांड चल रहा था। इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारी खबरें उभर के आई। बताया गया ये लोग ISIS से जुड़े हुए थे, ये लोग खाड़ी देशों से पैसा जुटा रहे थे। इन लोगों ने एक वेबसाइट, ठीक उसी टाइप में जैसे आज दिशा ए रवि के बारे में बताया जा रहा है कि टूल किट बना दिए, उस वक्त इनके बारे में भी कहा गया कि इन्होंने सब एक वेबसाइट बनाई और उसमें बताया कि कैसे दंगा करना है, कैसे आंदोलन करना है, कैसे बवाल मचाना है। हालांकि वेबसाइट कुछ ही घंटों बाद गायब हो गई, लेकिन आज तक कोई बता नहीं रहा कि वो वेबसाइट बनी कहाँ थी, गायब कहाँ होगी, क्योंकि आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है मीडिया पे, आप देखना भी वही चाह रहे हो। अच्छा, वो सच भी कहते हैं कि जो लोग देख रहे हैं वही दिखाइए ना। तो मैं कहता हूँ लोग तो भाई पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, फिर न्यूज़ चैनल बंद करके पोर्नोग्राफी दिखाओ। खूब लोग सर्च कर रहे हैं, जब से नाम सामने आया मियाँ खलीफा का, सन्नी लियोन से ज़्यादा सर्च की जा रही है इस वक्त इंडिया के अंदर। खैर, हम अपनी खबर पे आते हैं। तो पत्रकार सिद्दीक कप्पन है, इनको 5 अक्टूबर 2020 को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब ये दिल्ली से रिपोर्ट करने के लिए हाथरस जा रहे थे। इनको मथुरा के मांट प्लाजा पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इनको जेल में डाल दिया। इनके 3 साथी और थे, उनको भी जेल में डाल दिया। उसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा एक हाथरस में दर्ज किया गया, दूसरा मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज किया गया मथुरा में। इस मामले को लेकर, इनकी जमानत को लेकर, यानी कि हाई कोर्ट जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए पहले लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले हाई कोर्ट जाइए या निचली अदालत जाइए। लेकिन अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से इनको 5 दिनों के शर्तों के साथ जमानत दे दी गई है। शर्तों के मुताबिक क्या है? जमानत पर छूटने के बाद किसी तरीके से सफ़र के दौरान कोई सोशल मीडिया अकाउंट अपडेट नहीं करेंगे, उस पर कुछ ऐसा नहीं लिखेंगे। इसके अलावा मीडिया को भी कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। उनके साथ यूपी पुलिस की एक टीम जाएगी। यूपी पुलिस की उस टीम को केरल की जो पुलिस है उसको सपोर्ट करना होगा। ये अपने परिवार, अपनी माता और रिश्तेदारों के अलावा किसी ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे। ये तमाम शर्तों के साथ CJI यानी कि ऐसे बोबड़े की बेंच ने इनको ज़मानत दे दी है। उसके बाद वापस इनको फिर में से जेल में लाना होगा। बता दें, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपनी वालदा यानी कि अपनी अम्मी, अपनी माता जी से वीडियो कॉल करने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वीडियो कॉल पे बात करते करते इनकी माँ एक दिन बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद कहा गया कि अपनी माँ से मिलने जाना चाहते हैं, बीमार है, उसी के आधार पे ज़मानत इनको मिली है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिशा की गिरफ्तारी को लेकर, जी हां, दिशा ए रवि की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली महिला आयोग एक्शन में है। उसने नोटिस जारी कर दिया है दिल्ली पुलिस को और बहुत सारी जानकारियां उससे मांग ली हैं। मुझे लगता है मैं उन जानकारियों के बारे में आपको बताऊं उससे पहले आपको जानना लेना चाहिए, दिल्ली महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो नियुक्ति होती है चेयरमैन की, वो भाजपा करती है, यानी कि मोदी सरकार करती है, और प्रदेश की जो नियुक्ति है जो प्रदेश सरकार जहाँ पे है वो करती है। इसी तरीके से दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, तो उन्होंने स्वाति मालीवाल को यहाँ पे अध्यक्ष बना रखा है, तो वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं इस मामले में। उन्होंने क्लाइमेट एक्टिविस्ट यानी कि पर्यावरणविद के तौर पर काम करने वाली जो है दिशा ए रवि के मामले में नोटिस जारी करके दिल्ली पुलिस से कुछ जवाब तलब किए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि FIR की कॉपी उपलब्ध कराई जाए। क्या आपने मुकदमा लिखा है वो महिला आयोग को बताया जाए। दूसरे, गिरफ्तारी के वक्त क्या आपने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन किया था या नहीं किया था, तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख के दिल्ली पुलिस को बताना होगा। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि कोर्ट में पेश करने से पहले क्या दिशा ए रवि को उनकी पसंद का वकील करने दिया गया था या उपलब्ध कराया गया था, ये भी बताया जाए। इसके अलावा ये भी बताया जाए कि जब गिरफ्तारी की गई तो क्या इनके माता पिता को बताया गया कि इनको गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया जा रहा है। ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब महिला आयोग ने मांगा है और हवाला दिया है कि संविधान का आर्टिकल 22 यानी कि 22 का एक ये अधिकार हर नागरिक को देता है गिरफ्तारी के वक्त पुलिस जो है उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करे। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि ये काम राष्ट्रीय महिला आयोग को करना चाहिए था, क्योंकि 2 राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है।
एक कर्नाटक की लड़की है, वो बेंगलोर से उठा के लाई दिल्ली पुलिस और दिल्ली में लेके आई। तो दो राज्यों के बीच का जब मामला हो तो वहाँ तो कम से कम राष्ट्रीय महिला आयोग को शर्म आनी चाहिए थी। ये तो एक प्रदेश का आयोग है और इसकी सारी की सारी जो है शक्तियाँ जो है एक प्रदेश तक के लिए सीमित रहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वहाँ से कोई आवाज़ क्यों नहीं उठी। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। 23 दिन में सुना दिया गया फैसला, रेपिस्ट को सुनाई गई उम्र कैद की सजा, लगाया गया 1 लाख रुपए का जुर्माना। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आ रही है, वही मिर्जापुर जिसको लेकर आजकल बहुत सारी वेब सीरीज चल रही हैं और उनमें पता नहीं मिर्जापुर के बारे में क्या क्या बताया और दिखाया जा रहा है। खैर हमने तो कभी मिर्जापुर को इस नज़र से देखा नहीं। अच्छा देख भी कह सकते हैं, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बिल्कुल पूरब में एक अजीब सा जिला, 150 किलोमीटर तक जब आप हाईवे पे गुजरेंगे, एक ऐसा जिला मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश का जिसकी शायद इतनी लंबी सीमा नहीं हो सकती है। आप गाजियाबाद से बागपत चलिएगा, आप गाजियाबाद से मेरठ चलिए, 10-20-30 किलोमीटर चलने के बाद दूसरा जिला शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का कि 150 किलोमीटर तक चलने के बाद ये ज़िला समाप्त होता है। बहुत बड़ी उपलब्धि इस ज़िले के हिस्से में ये आ सकती है। यहाँ के एक जज हैं जो यहाँ की ज़िला अदालत के जज हैं, अच्छे लाल सरोज उनका नाम है। उन्होंने महज 23 दिनों के अंदर एक बलात्कारी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। 1 लाख रुपए का उस पर जुर्माना भी लगा दिया है। आरोपी का नाम, जो बल्कि दोषी ठहराया गया, उसका नाम राकेश यादव है। 7 जनवरी की घटना थी जब उसने मंडी हान इलाके में एक 6 साल की मूक बधिर बच्ची, जो बोल नहीं सकती थी, जो सुन नहीं सकती थी, उसको जंगल में उठा के ले गया और उसके साथ हैवानियत की, उसके साथ रेप की। इस मामले में इसको गिरफ्तार किया गया और महज 23 दिन के भीतर, जो ट्रायल चला 23 दिन का, उसके भीतर इन्होंने उसको सज़ा सुना दी है। ऐसे जज अगर तमाम जगह काम करने लग जाएं, वैसे ये काम पुलिस के लिए भी तारीफ़े काबिल है, क्योंकि उसने अगर चार्जशीट वक्त से दाखिल ना की होती तो क्या जज साहब कोई फैसला सुना देते थे, क्या ट्रायल शुरू हो जाता। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस, डाकघर, आप लोग जानते हैं, जहाँ पे एक चिट्ठी आती है दूसरी जाती है। कुछ लोग देने आते हैं चिट्ठियों को, कुछ लेने आते हैं। ये तमाम तरीके की प्रक्रिया चलती है और वहाँ बैठा हुआ हेडमास्टर बस इस काम को करता रहता है कि एक चिट्ठी उधर भेज दे डाकिए के जरिए, एक चिट्ठी उधर भेज दे। तो उसी भूमिका में नॉर्थ ईस्ट ज़िला है जो दिल्ली का, अलग अलग ज़िले हैं ना, वहाँ पे सब जगह पे डीसीपी बैठे हैं, तो वहाँ के डीसीपी को पोस्टमैन बता दिया है और वो उनके ऑफिस को पोस्ट ऑफिस बता दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं साहब, ये अदालत कह रही है, वो भी कड़कड़डुमा कोर्ट के एक सीनियर जज, जो विशेष को अदालत के जज हैं, नाम है उनका सुनील चौधरी। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली के अंदर नॉर्थ ईस्ट जो ज़िला है वो सबसे ज़्यादा क्राइम के लिए जाना जाता है। मेरे सामने केस है, 50 से ज़्यादा लूट है इस शख्स पे, लेकिन इसके मामले में जो तमंचा बरामद पुलिस दिखा रही है, आज तक उसकी फोरेंसिक जांच नहीं हुई। इसके मामले में जो इसने लूटा है उसकी बरामदगी पुलिस आज तक नहीं दिखा रही है। जो पीड़ित हैं, जो कुछ बरामद हुआ है उससे उनकी निशानदेही तक नहीं करवा पा रही है। तो ऐसा लग रहा है यहाँ के जो डीसीपी हैं बस वो प्रेम पत्र, लेटर इधर से उधर भेजने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनसे सीधे जवाब इस मामले में तलब कर लिया है। देखना दिलचस्प होगा कि डीसीपी क्या जवाब देते हैं और क्या डीसीपी के जवाब के बाद अदालत संतुष्ट होती है और क्या अदालत डीसीपी के खिलाफ कोई एक्शन ले पाती है या नहीं। वैसे मज़ा तो उसी में है कि एक्शन ले ले तो एक पे कार्रवाई कर दीजिए। जैसे एक ज़माना था, आपको याद होगा, मीडिया के पत्रकार निकल जाते थे, स्टिंग ऑपरेशन करते थे, तो एक चैनल स्टिंग ऑपरेशन करता था, दूसरे संस्थानों की भी इज्जत बढ़ जाती थी उससे, और इसके अलावा जो जिन विभाग का स्टिंग होता था वो सचेत हो जाते थे, कुछ गलत काम करने से डरते थे। लेकिन आज सब चीज़ें बंद हो गई हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और आपको देखनी चाहिए साहब ये खबर, और ये खबर हर घर घर की खबर है। अवैध संबंधों का शोर मचाने वाली महिला को तलाक देना सही है। अवैध संबंधों, अरे मेरे पति का तो इससे भी अवैध संबंध चल रहा है, अरे मेरे पति का तो उससे भी अवैध संबंध चल रहा है, अरे वो तो अपनी भाभी के साथ भी अवैध संबंधों में, अरे वो तो फलानी महिला के साथ भी अवैध संबंध। ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूँ, ये सब इस केस से जुड़ा हुआ है। वो महिला ये तमाम बातें कहते हुए एक हलफनामा कोर्ट में लेकर पहुंची थी और उसने हाई कोर्ट में भी यही आरोप अपने पति पे लगाए। लेकिन हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ा मामला है, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि फैमिली अदालत ने, यानी कि फैमिली कोर्ट है जो नीचे, उसने जो इनका तलाक कराया है वो सही है। ऐसी महिला जो है वो अपने पति को मानसिक तौर पे प्रताड़ित कर रही है और ऐसे आरोप लगाने वाली महिला को तलाक देना ठीक है। जो तलाक वहाँ पे हुआ है उसे सही करार दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी ने। देखना दिलचस्प होगा, जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली द्वारा दिए गए इस फैसले के खिलाफ क्या ये महिला अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि डबल बेंच का फैसला है, हाई कोर्ट में तो रह नहीं सकती है।
लेकिन ये मामला है काफ़ी दिलचस्प। निचली अदालत यानी कि फैमिली कोर्ट ने कहा कि दोनों का तलाक करा दिया, क्योंकि ऐसे आरोप लगा रही थी। इसके पति ने कहा कि वो इसे तलाक देना चाहते हैं, ये उन पे इस तरीके से शक जताती है। साथ ही कहा कि जो महिलाएं मिनट मिनट में कहती हैं कि मैं भी सुसाइड कर लूँगी, मैं भी सुसाइड कर लूँगी, वो भी एक प्रताड़ना है। अरे साहब, कुछ नज़ीर ही बना देते। जब पता चल गया ये महिला ऐसे झूठे आरोप लगा रही तो इस पर कुछ सजा ही धर देते, एक नज़ीर ही बन जाती। वो तो कराना नु कह जी हम तो मान लेंगे, निचली अदालत ने जो तलाक दे दिया वो ठीक है, और तू कह रही जो तलाक नहीं मानती तो तलाक तो हो गया, लेकिन सजा भी तो धर देते इस पर। अगली खबर का रुख करते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, उस पर भी आपको नज़र डालनी चाहिए। 16 साल की लड़की का 24 साल के लड़के से प्यार करना कुछ भी असामान्य नहीं है, अनयूजुअल नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं भैया, ये कह रहा है हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट। किस मामले में कहा वो थोड़ा सा जान लीजिए। उसने कहा कि आप घर परिवारों को देखिए, महिला की उम्र हमेशा कम होती है, पुरुष की उम्र ज़्यादा होती है। बच्चे भी पूछने लग जाते हैं पापा आपकी उम्र ज़्यादा है, मम्मी आपकी उम्र कम है। तो ऐसे में अगर 16 साल की लड़की कोई 24 साल के लड़के से प्यार कर बैठे और उसके साथ फरार हो जाए 3 महीने के लिए, तो इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, असामान्य इस मामले में नहीं है। ये कोर्ट ने अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी की। हालांकि कोर्ट ने इसके अलावा कई और मामलों का जिक्र किया, जैसे कहा कि लड़की की उम्र 16 साल है और उसके साथ इस लड़के को सेक्स नहीं करना चाहिए था, यानी कि सहवास इस लड़की के साथ नहीं करना चाहिए था, उससे इसको गुरेज करना चाहिए था। लेकिन इस लड़की का कम उम्र होना और उसकी ज़्यादा उम्र होना ये असामान्य नहीं है, ये सामान्य सी बात है हमारे समाज के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे सेक्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी जाती है, स्कूलों में कोई पाठ्यक्रम नहीं है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, हम इस मामले में कोई आदेश तो जारी नहीं करेंगे, क्योंकि काम तो सरकार को करना है। अगर वो शिक्षा देना चाहती हो तो दे, नहीं देना चाहती है तो ना दे, ये तमाम चीज़ें उस पर छोड़ दिए। लेकिन ये असामान्य नहीं है। इस पूरे मामले में इस लड़के पर पॉस्को लगा दिया गया था। आपको पता है जो नाबालिग लड़की होती है उनके साथ कुछ भी दुराचार होता है तो उस मामले में पॉस्को लगाया जाता है। लेकिन अदालत ने उसको जमानत दे दी है। और ये जो टिप्पणी की है ये और भी जो अहम टिप्पणी है। वैसे एक खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी, मैं आजकल कोर्ट बुलेटिन नहीं कर रहा हूँ, चंडीगढ़ हाई कोर्ट मैं कहता हूँ उसको, नाम असल में उसका है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। वो कहता है कि मुस्लिम लड़की जो है वो 16 साल में जवान हो जाती है। माफ़ी चाहूँगा कुछ उसमें गलत हो पहले ही, क्योंकि मैं वो खबर निकालूंगा स्पेशल आपके सामने रखूँगा। तो शायद इस देश में अब लड़कियाँ हिंदू और मुसलमान के हिसाब से जवान होने लगी हैं। सब इस पर गौर करना चाहिए ना। रखूँगा खबर आपके सामने। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीटीवी को तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पे रवीश कुमार को आप लोग रोज़ाना देखते हैं, निधि राजदान को देखते हैं और वो तमाम श्रीनिवासन जैन को देखते हैं। उनके क्रांतिकारी तमाम वो पत्रकार हैं। उसी से जुड़ी हुई खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उनके प्रमोटर यानी कि प्रणव राय और उनकी पत्नी जो है राधिका राय को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणव राय और राधिका राय को बड़ी राहत दी है। जबकि एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे थे कि साहब अगर आप इनको ऐसे राहत दे देंगे तो हर कोई आके ऐसे खड़ा हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम ये आदेश सिर्फ इनसे जुड़े हुए एक मामले में दे रहे हैं, इसको नज़ीर के तौर पे कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद तुषार मेहता खामोश हो गए। लेकिन इनको राहत क्या मिली है वो आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने इनको बड़ी राहत दी है। इनके खिलाफ सेबी जो है उसने इनसाइडर ट्रेडिंग करने के आरोप में 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा रखा है। उस जुर्माने को ये देना नहीं चाहते, ये उसको लेकर जाना चाहते थे सिक्योरिटी अपीलियड ट्रिब्यूनल के सामने, ताकि वहाँ जाएं और अपना पक्ष रखें। लेकिन जैसा आपको पता है, आपके हिसाब से समझाता हूँ, आप पे बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया जी, और आप चाह रहे हैं कि अदालत में उसको चुनौती दे दो। लेकिन चुनौती देने से पहले पता आपको क्या है, अदालत कहेगी आधे पैसे यहाँ जमा कर, जब तेरे केस को सुनेंगे। तो ठीक वैसा ही था, यहाँ जो है ट्रिब्यूनल कह रहा था कि आधे पैसे पहले जमा करो, जब इस केस को सुनेंगे। ये कहते हैं हम तो आधे जमा नहीं करते। तो कोर्ट में पहुंच गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको राहत दे दी कि इनसे 50% पैसे ना जमा करवाएं, और साथ ही ऐसा भी ना हो कि पैसे जमा नहीं करवा रहे और दूसरे दरवाजे से आप वसूली की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, वो भी नहीं करें। इनका पक्ष सुना जाए या अपना पक्ष किस तरीके से वहाँ रखना चाहते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रणव राय इस मामले में किस तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, और क्या वो ट्रिब्यूनल के अंदर सीबी के खिलाफ अपना जो है सही पक्ष रख पाते हैं, और जो है ट्रिब्यूनल क्या उनके हक में कोई फैसला सुना पाता है, या वो सेबी द्वारा लगाए गए जुर्माने पर ही कायम रहता है। ये तो आगे की बात है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब आपको लेकर चलते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ, जो आज की सबसे बड़ी खबर हो सकती है।
प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हो गई है जी। चार्जशीट को हिंदी में पता क्या कहें? आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। और पता आरोप पत्र भी किसने दाखिल करा? ईडी ने दाखिल करा। क्या है मामला वो थोड़ा सा आप जान लो जी। हरियाणा का एक इलाका है पंचकुला, यहीं पे वो पिताजी वालों ने हंगामा बर्पा किया था ना, पिताजी को यहीं लाए थे अदालत में। जब सजा सुना दी अदालत ने तो पिताजी के जो समर्थक उन्होंने भूचाल मचा दिया, 37 लोगों को मार डाला था जी। लेकिन वो मार दें तो कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता है। खैर छोड़िए, उनकी कहानी फिर कभी बताएंगे। तो पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे प्लॉटों का आवंटन का मामला है। 2013 में ये आवंटन किया गया है, जिसमें आरोप लगता है कि पूर्व सीएम जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस के सीएम हैं और आज भी विधायक दल के नेता हैं, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम के वही दावेदार हैं। उन्होंने 2013 में सीएम रहते हुए 30 करोड़ 34 लाख रुपए में, नोट कर लीजिएगा, 30 करोड़ 34 लाख रुपए में 14 प्लॉटों का आवंटन कर दिया था। यानी कि 14 प्लॉटों का अलॉटमेंट कर दिया किसी के नाम। इससे जो है माना गया कि इन्होंने गलत किया है और इससे काफ़ी नुकसान हुआ। इस मामले में विजिलेंस की जांच शुरू हुई तो 4 पूर्व IAS अफसर भी इस मामले में दोषी करार दिए गए। तो अब उसके बाद इस मामले की जांच 2016 में सीबीआई पे पहुंच गई, सीबीआई से होते हुए ईडी पे आ गई जी। अब ईडी ने इस मामले में चार्जशीट कर दी है, लेकिन चार्जशीट कब की है वो थोड़ा सा अब गौर कीजिए। किसान आंदोलन चल रहा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के समर्थन में खड़े हैं, कांग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी हुई है। तो 2016-17 से पेंडिंग पड़े हुए केस में अब चार्जशीट करना बहुत कुछ सवालों को जन्म देता है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने के दावे पेश करने का जोर लगा रही है। अगली और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। रिया चक्रवर्ती को तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसे बताया गया रात को टीवी डिबेट में बैठ के कि वो हत्यारीन है, वो नशा देती है, वो ये करती है, बड़ी चालसाज है, बड़ी मक्कार है। उसके खिलाफ 302 ये तमाम नौटंकी की जाती थी, केस दर्ज होना चाहिए। तो वो तो अब जमानत पे रिया चल रही है। जमानत पे आने के बाद उसने अपने वकील के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनों मीतू सिंह और प्रियंका सिंह पर आरोप लगाया कि इन्होंने उसको प्रेशराइज किया और उसको मरने के लिए विवश कर दिया, यानी कि उसको आत्महत्या के लिए उकसाया। ये केस FIR दर्ज कर दी, पुलिस इसकी मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए और उस FIR को खारिज कराने के लिए मीतू सिंह और प्रियंका सिंह पहुंच गई हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने एक पिटीशन दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर सुनवाई कर ली। सुनवाई करने के बाद इस पर जो फैसला अभी हाईकोर्ट ने सुनाया है उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती की FIR को खारिज नहीं किया जाएगा। तो ये सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के लिए झटका माना जा रहा है। हालांकि उनके वकील कह रहे हैं जी हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी इस फैसले के खिलाफ। चले जाओ भैया, किसने रोका है? लेकिन कानून की बात कानून के दायरे में करिए। क्या अब भी कोई मीडिया वाला कहेगा कि ये बहनें हत्यारीन हैं? कैसे आजकल का जर्नलिज्म बन के रह गया है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग देख रहे हैं। भाई आपके सामने कोई गंद कैसे कर सकता है जी? आपको पसंद आ रहा होगा तभी तो कोई गंद फैलाएगा ना आपके सामने, या उसकी औकात है आपके घर में आके कोई गंद फैला के चला जाएगा? आपको भारा है ये गंद। बने रहिएगा धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।